हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इसके पहले वाले दो वीडियो में मैंने आपको मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अध्ययन करवाया था। अब हम बिंदुसार के बाद अगला जो उत्तराधिकारी बना है वो है सम्राट अशोक। मौर्य वंश का अगला शासक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का काल है 273 से 232 ईसा पूर्व। कहीं 272 से 232 ईसा पूर्व में भी मिलता है। कई विद्वानों ने बताया है कि सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राजपाट पर बैठा था। तारनाथ जैसे विद्वान बता रहे हैं कि सम्राट अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या कर दी। कुछ इतिहासकार बता रहे हैं कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। सम्राट अशोक का औपचारिक जो राज्याभिषेक की बात अपन करें, औपचारिक रूप से औपचारिक राज्याभिषेक 4 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद तो 269 ईसा पूर्व में वो उसने वास्तविक राज्याभिषेक किया था, लेकिन 272 ईसा पूर्व मंत्री राधागुप्त की सहायता से इसने औपचारिक राज्याभिषेक बिंदुसार के जीते जी कर लिया था, जबकि बिंदुसार सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उसके बाद वास्तविक राज्याभिषेक, वास्तविक जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व। वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपना वास्तविक राज्याभिषेक किया था। वापस एक बार मौर्य वंश का अगला शासक सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व में। उसके बाद औपचारिक राज्याभिषेक 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार के जीते जी। उसके बाद वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की उपाधियां, यानी वो कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित था। उपाधियां इसने कौन कौन सी प्राप्त कर रखी थी, अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है। एकमात्र ऐसा शासक जिसने सर्वाधिक अभिलेख खुदवाए या उत्कीर्ण करवाए तो वो है सम्राट अशोक। उपाधियां अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि इसने एक तो देवाना पिए, दूसरी देवाना पिए दसी उपाधियां धारण कर रखी थी। इन दो उपाधियों से सम्राट अशोक विभूषित था। सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहा है। सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहा है। एक उज्जैनी करमौली नामकरण भी इसका मिलता है। उज्जैनी करमौली नामकरण भी इसका मिलता है। उसके बाद मास्की व गुजरा अभिलेखों के अनुसार मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है अशोक। वापस आपको पुनः बता रहा हूं कि मास्की व गुर्जरा अभिलेख में नाम अशोक का मिलता है अशोक। उसके बाद पुराणों में भी इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक
वर्धन मिलता है। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं सम्राट अशोक के आगे के जीवन की। सम्राट अशोक ने विदिशा की राजकुमारी, सम्राट अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया था। सम्राट अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया था। अभिलेखों में इसकी पत्नी का नाम कारुवाकी मिलता है। कारुवाकी मिलता है। विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया और अभिलेखों में इसकी पत्नी का नाम कारुवाकी मिलता है, जिससे उत्पन्न 2 संतानें। एक का नाम, पुत्र का नाम तो था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के बाद में क्या क्या किया। नंबर 1, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद अशोक खोतान व कश्मीर गया। कश्मीर की इसने यात्रा की। उसके बाद राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी 269 से आप देख आ जाइए 7वें वर्ष और 8वें वर्ष, तो यह आ जाएगा 261 ईसा पूर्व। 262 ईसा पूर्व में तो 7वां वर्ष, 261 में 8वां हो गया। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद में कलिंग युद्ध, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध युद्ध रहा, कलिंग युद्ध महत्वपूर्ण कड़ी है कि अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद में कलिंग युद्ध किया था। 8वें वर्ष बाद में। कलिंग युद्ध कब किया? 261 ईसा पूर्व में किया था कलिंग युद्ध। हाथीगुम्फा अभिलेख में लिखा गया है। हाथीगुम्फा अभिलेख में लिखा गया है कि उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। ऐसा जिक्र एक अभिलेख में कर रखा है जिसका नाम है हाथीगुम्फा अभिलेख। हाथीगुम्फा अभिलेख में लिखा है कलिंग का शासक उस समय कौन था? नंदराज। सम्राट अशोक, यानी यहाँ पर नरसंहार देखकर के सम्राट अशोक का मन विचलित हो गया। 1 लाख से अधिक लोग यानी सैनिकों के मारे जाने, जगह जगह पर चित्कारें, क्रंदन, मरे हुए लोगों के शरीर इत्यादि देख करके अशोक का हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया और उसी क्षण उन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी कि मैं आज के बाद जीवन में कभी भी अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। तो हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद इन्होंने कलिंग की राजधानी को धोली, या इसको कहते हैं अपन तोशाली। कलिंग की राजधानी उसने धोली या तोशाली। धोली या तोशाली अभिलेख में लिखा गया है कि अशोक ने कथन कहा सारी प्रजा मेरी संतान है। कलिंग को जीतने के बाद धोली या तोशाली जो ओडिशा के अंदर है, उस अभिलेख में लिखा गया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ऐसा कथन सम्राट अशोक ने कहा था। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद सम्राट अशोक ने बोध गया की यात्रा की।
बोध गया की यात्रा की। उसके बाद नंबर 4, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद इसने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी जिसको अपन कहते हैं कपिल वस्तु। तो सम्राट अशोक ने 20वें वर्ष बाद, 10वें वर्ष बाद तो बोध गया, 20वें वर्ष बाद में लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु की यात्रा की। और उसी लुम्बिनी या कपिल वस्तु की यात्रा के समय वहां पर भूमि कर जो था या भूमि कर की जो दर थी वो 1/6 थी और उसको घटा करके उसने 1/8 कर दिया। ऐसा वर्णन, ऐसा जिक्र भी आपको रूमीनदेही अभिलेख में मिलता है। एक अभिलेख का नाम है रूमीनदेही अभिलेख। रूमीनदेही अभिलेख में ये लिखा गया है कि सम्राट अशोक ने जब राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद में लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु की यात्रा की थी, उस समय उसने वहां की भूमि कर की दर 1/6 से घटा करके 1/8 कर दी। तो इसमें भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। ये किस यात्रा के समय? ये रूमीनदेही अभिलेख 20वें वर्ष के बाद लुम्बिनी यात्रा के समय का जिक्र आपके सामने है। उसके बाद अपन बात करते हैं राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद यानी 14वें वर्ष में इसने दममहामात्रों की नियुक्ति की। दममहामात्रों की नियुक्ति, दममहामात्रों की नियुक्ति। दम क्या होता है कि सम्राट अशोक ने जिन आदर्शों का जो प्रतिपादन किया है, मनुष्य के नैतिक और आदर्शों का जो प्रतिपादन होता है तो उसको हम दम कहते हैं। दम का मतलब धर्म का प्रचार प्रसार। उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं 28वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 28वें वर्ष बाद उन्होंने रजुक या राजुकों की नियुक्ति की। भगवान शिव का उपासक सम्राट अशोक शिव भक्त था। शिव भक्त था। बाद में अभिलेखों से ज्ञात होता है कि बाद में वह एक बौद्ध भिक्षु है जिनको अपना गुरु भी बनाया था इसने, मोगलीपुत्तिस। सम्राट अशोक मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आ जाता है और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। तो बौद्ध भिक्षु जिनका एक का नाम है उपगुप्त, दूसरे का नाम है श्रवण निग्रोध। ने इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया था। पुनः आपको स्मरण याद दिला दूं कि सम्राट अशोक प्रारंभ में शिव भक्त था, मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आ गया, ऐसा अभिलेखों में बताया गया है। उसके बाद बौद्ध धर्म के दो भिक्षु थे, एक का नाम उपगुप्त था, एक का नाम श्रवण निग्रोध था, जिसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। अब वो शिव भक्त था ऐसा जिक्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है राजतरंगिणी ग्रंथ। कल्याण की रची हुई एक रचना है जिसका नाम राजतरंगिणी है। उसमें लिखा गया भगवान शिव का भक्त था अशोक। उसके बाद मोगलीपुत्तिस जो अशोक का गुरु भी था और इसके प्रभाव में आ गया, तब बौद्ध भिक्षु उपगुप्त और श्रवण निग्रोध ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इन्होंने बेरी घोष के स्थान पर दम यात्रा का प्रचलन शुरू किया। यानी बेरी घोष का मतलब है शिकार पर प्रतिबंध, पशु हत्या, अन्य प्रकार के प्रताड़ित कार्य उनको पूर्णतः बंद कर दिया और उसके स्थान पर बेरी घोष के स्थान पर बेरी
घोष के स्थान पर धम यात्रा की शुरुआत। धम यात्रा की शुरुआत। अब धम यात्रा क्या है? धम यात्रा करने वाले लोग हैं धम्मा मात्र। कल्याण का कार्य करवाना, गरीबों की मदद करना, ब्राह्मणों को सोनदान देना, या जो जेलों में बंद हैं ऐसे लोगों को बाहर निकालने की सिफारिश करना, उनको छुड़वाना, बुरे कार्य छुड़वाना। तो इस प्रकार के काम हैं धम्मा मात्रों के। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सम्राट अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। तृतीय बौद्ध संगीति यानी तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ 251 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। ये स्थान था पाटलिपुत्र। स्थान था पाटलिपुत्र, जिसको हम वर्तमान में पटना कहते हैं। और ये तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है, इसका ये अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष बना है मोगलीपुत्र तिश, जो इसका गुरु भी था। मोगलीपुत्र तिश को तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं कि सम्राट अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए। यह अभिलेख की प्रेरणा सम्राट अशोक को किससे मिली? तो अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है, अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है, लिखने की प्रेरणा ईरानी राजा डेरियस प्रथम से प्राप्त हुई। डेरियस प्रथम से प्राप्त हुई। इसके 7 लघु स्तंभ लेख हैं, 14 वृहद शिलालेख हैं। तो वापस बात करते हैं। सम्राट अशोक के कार्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। इसका काल है 251 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष उस समय मोगलीपुत्र को बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं अपन अभिलेख लिखने की प्रेरणा, यानी सम्राट अशोक एकमात्र शासक था जिसने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए। और अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है उसको मिली ईरानी राजा डेरियस प्रथम से प्राप्त हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष के साथ श्रीलंका, जिसका प्राचीन नाम है सिंहल द्वीप, वहां पर भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये वर्णन आपको मिलेगा। सम्राट अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार की सूचना, उसके बाद श्रीलंका का वर्णन, चोल चेर पांडे का वर्णन, उसके बाद सम्राट अशोक के हृदय का वर्णन भी इस 13वें अभिलेख में आपको मिलता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश का ये सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ है सम्राट अशोक। उसके बाद अंतिम समय था इसका 232 ईसा पूर्व। और सम्राट अशोक के बाद उसका एक पुत्र जिसका नाम वीरसेन, जो गांधार का स्वतंत्र शासक बना। उसके बाद कुणाल, संप्रति, दशरथ, अनेक प्रकार के शासकों ने शासन किया। और अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसी के ही राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और मौर्य वंश की समाप्ति और मगध जनपद में शुंग वंश की स्थापना मानी जाती है। धन्यवाद।